यह साल था 1969 का, जब इंसान ने चांद पर पहला कदम रखकर इतिहास रच दिया था। यूं तो चांद पर हर देश जाना चाहता है और कई देशों ने चांद पर अपने बहुत से मिशन लॉन्च भी करे हैं। कई एक ने तो चांद पर अपना झंडा भी फहराया है, लेकिन चांद पर पहला कदम रखने वाले एस्ट्रोनॉट थे नील आर्मस्ट्रॉन्ग और उनके साथी थे जिनका नाम बज एल्ड्रिन था। हालांकि चांद पर जाने का उनका सफर कोई आसान नहीं था। यह एक ऐसा सफर था जो बहुत ही परेशानी और कठिनाइयों से भरा हुआ था। आज की हमारी इस वीडियो में हम जानेंगे चांद पर वो पहला कदम रखने वाले हमारे एस्ट्रोनॉट्स को किन किन मुसीबतों का सामना करना पड़ा और चांद पर भेजे गए नासा द्वारा एस्ट्रोनॉट्स के साथ क्या क्या हुआ था। दोस्तों, ये वीडियो बहुत दिलचस्प होने वाली है, इसलिए इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा और वीडियो को लाइक करते हुए हमें सपोर्ट जरूर कीजिएगा। 20 जुलाई साल 1969 यही वो दिन था जब किसी इंसान को चांद के ऊपर पहला कदम रखने के लिए भेजा गया था और इसके बाद ये बात साबित हो गई कि अंतरिक्ष में इंसान का जाना मुमकिन है। यह मिशन जिस स्पेसक्राफ्ट द्वारा भेजा गया उसका नाम था अपोलो 11। यह मिशन नासा द्वारा लॉन्च किया गया था। यह स्पेसक्राफ्ट जो नासा द्वारा भेजा गया था, यह 21 घंटे और 31 मिनट तक चांद की सतह पर रहा और 24 जुलाई साल 1969 को पृथ्वी पर वापस आ गया था। फिलहाल हम सबको यही जानकारी है, लेकिन क्या आपको यह बात पता है कि चांद पर नील आर्मस्ट्रॉन्ग अकेले नहीं गए थे, बल्कि 2 और एस्ट्रोनॉट्स उनके साथ गए थे। यानी चांद पर सबसे पहले 3 एस्ट्रोनॉट्स को भेजा गया था। इन तीनों के नाम थे नील आर्मस्ट्रॉन्ग, एडविन बज एल्ड्रिन और माइकल कॉलिंस। अब हम आपको बताएंगे कि इन तीनों एस्ट्रोनॉट्स के साथ चांद पर आखिर क्या हुआ था। दिन था 16 जुलाई 1969 का, जब नासा के ऑफिस में इस मिशन को लॉन्च करने की तैयारियां चल रही थी। इस वक्त यहां मौजूद सभी लोग बहुत ज्यादा एक्साइटेड थे, क्योंकि थोड़ी ही देर में अपोलो 11 पृथ्वी से चांद की तरफ रवाना होने वाला था और जो एस्ट्रोनॉट्स इस स्पेसक्राफ्ट के जरिए चांद पर जाने वाले थे वो भी काफी नर्वस थे, लेकिन उनका हौसला उनके पहुंचने से पहले चांद पर पहुंच चुका था। इस स्पेसक्राफ्ट में माइकल कॉलिंस पायलट की जगह मौजूद थे और नील आर्मस्ट्रॉन्ग, बज एल्ड्रिन चांद की जमीन पर उतरने वाले थे। समय था सुबह के 8:32। अपोलो 11 कैनेडी स्पेस सेंटर से लॉन्च होता है और 3 एस्ट्रोनॉट सहित इस स्पेसक्राफ्ट की अंतरिक्ष यात्रा शुरू होती है। इस स्पेसक्राफ्ट को चांद तक पहुंचने में तकरीबन 4 दिन का समय लगना था। 4 दिन के बाद ये चांद के बिल्कुल करीब था। जिस लूनर मॉड्यूल के जरिए ये एस्ट्रोनॉट चांद पर पहुंचे थे उसे द ईगल का नाम दिया गया। इस वक्त सभी को लग रहा था कि सब कुछ प्लान के अकॉर्डिंग हो रहा है। तभी इन तीनों एस्ट्रोनॉट्स को पता चला कि इनका लूनर मॉड्यूल जो टाइम फिक्स किया गया था उससे 4 सेकंड आगे चल रहा है। इसका मतलब यह था कि ईगल अपने निर्धारित स्पॉट पर लैंड नहीं करेगा, बल्कि उस जगह से आगे किसी और जगह पर लैंड कर सकता है, जिसके कारण बहुत ही खतरनाक अंजाम हो सकता है। अब स्पेसक्राफ्ट से चांद कुछ ही दूरी पर था। इस वक्त ये एस्ट्रोनॉट बहुत ही ज्यादा डरे हुए थे कि अचानक एक और मुसीबत उनके सामने आ खड़ी हुई। इनके स्पेसक्राफ्ट में जो गाइडेंस कंप्यूटर लगा हुआ था उसने अचानक से एरर कोड 1202 स्क्रीन पर दिखा दिया। यह एरर कोड क्या था, इसकी जानकारी एस्ट्रोनॉट्स को नहीं थी। इसके बाद नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने यह जानकारी तुरंत पृथ्वी पर दी और पृथ्वी पर से नील आर्मस्ट्रॉन्ग से कहा गया कि वो इस एरर कोड को अवॉइड करें और अपना सफर आगे बढ़ाएं। और फिर बाद में ये पता चला कि ये रडार सिस्टम से बहुत ज्यादा कमांड आने की वजह से कंप्यूटर सिस्टम बहुत ज्यादा ओवरलोड हो चुका था, जिसकी वजह से ये कोड 1202 आया था। यह समय बहुत ही मुश्किल था, लेकिन फिर भी नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने बहुत ही होशियारी के साथ कमांड अपने हाथ में लिया और फिर स्पेसक्राफ्ट को चांद की ऐसी जगह पर लैंड करवाया जिसकी वजह से सबकी जानें बच सकी। यह समय था 20 जुलाई 8:17 का, जब स्पेसक्राफ्ट सुरक्षित चांद की सतह पर उतारा गया। जिस जगह पर इस स्पेसक्राफ्ट को उतारा गया था, इस जगह पर उतरकर नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने पहला कदम रखा और अमेरिका का झंडा चांद पर लहरा दिया।
दोस्तों अब आप ये सोच रहे होंगे कि ये मिशन सफल हो चुका है और इन एस्ट्रोनॉट्स को भी यही लग रहा था। वो सोच रहे थे कि अब इसके बाद वो वापस धरती के लिए रवाना होंगे, लेकिन ऐसा नहीं था। अभी और मुसीबतें उनका इंतजार कर रही थीं। चांद पर अमेरिका का झंडा फहराने के बाद जब एस्ट्रोनॉट अपने स्पेसक्राफ्ट की तरफ बढ़े तो उन्हें पता चला कि चांद पर टेम्परेचर काफी होने की वजह से इंजन में मौजूद फ्यूल पाइप के अंदर प्रेशर बढ़ चुका है और उसके अंदर जो नमी थी वो बर्फ में बदल रही थी। ये सब होने के बाद नासा अपने एस्ट्रोनॉट्स को ये कमांड देने वाला था कि वो स्पेसक्राफ्ट को छोड़कर चांद पर उतर जाएं, क्योंकि प्रेशर बहुत ज्यादा होने की वजह से ये स्पेसक्राफ्ट थोड़ी ही देर में फट सकता था। लेकिन अगर एस्ट्रोनॉट्स चांद पर उतर भी जाते तो फिर उनके पास वापस जाने का कोई और रास्ता नहीं था और इतनी दूर होने की वजह से उन्हें पृथ्वी से कोई भी मदद नहीं मिल सकती थी। यानी कि फिर वो हमेशा हमेशा चांद पर ही अपनी आखिरी सांसें ले रहे होते और चांद पर ही कहीं गुम हो जाते। लेकिन इसके थोड़ी ही देर में फ्यूल पाइप में जमी बर्फ पिघलने लगी और इसका टेम्परेचर वापस से नॉर्मल होने लगा। अब इसे आप कोई चमत्कार समझ लीजिए या कुछ भी, इस दौरान इन एस्ट्रोनॉट्स को 2.5 घंटे तक चांद पर घूमना पड़ा। और इतनी सारी मुसीबतों के बाद जब एस्ट्रोनॉट स्पेस में वापस आने के लिए बैठे ही थे कि अचानक एक और मुसीबत उनके सामने खड़ी हो गई। स्पेसक्राफ्ट का एक हिस्सा जिसमें स्विच लगा हुआ था जो अचानक से टूटकर नीचे गिर गया। इसकी वजह से सर्किट ब्रेकडाउन हुआ और उस हिस्से की पावर कट हो गई। काफी सर्च करने के बाद इन लोगों के हाथ में स्विच तो आ गया, लेकिन उसे वापस कैसे लगाना है ये इनमें से कोई भी नहीं जानता था, क्योंकि उन्हें ट्रेनिंग के दौरान इसके बारे में नहीं बताया गया था और ना ही किसी ने सोचा था कि इस तरह की भी कोई सिचुएशन आ सकती है। इन लोगों ने इस मुसीबत से निकलने की काफी कोशिश की, लेकिन कुछ भी नहीं हो सका। और जब कुछ नहीं हो सका तब एक पेन को स्विच के छेद में डाला गया और इनकी ये ट्रिक काम आ गई। वहां वापस पावर आ गई। 6 घंटे की मेहनत के बाद जो मेहनत रंग लाई वो एक पेन ने कर दिखाया। अब वो वक्त आ चुका था जब हमारे एस्ट्रोनॉट्स को पृथ्वी की तरफ वापस आना था। प्लान के अकॉर्डिंग ये होना था कि कोलंबिया विमान, जिसके 2 मॉड्यूल, पहला कमांड मॉड्यूल जिसके अंदर एस्ट्रोनॉट्स बैठे हुए थे और दूसरा था सर्विस मॉड्यूल, इसके अंदर चांद की सतह से लाया गया बाकी का सामान था। उन्हें धरती के पास आते ही अलग अलग डायरेक्शन में जाना था ताकि वो दोनों आपस में टकराकर क्रैश ना हो जाएं। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वो दोनों अलग होकर एक ही डायरेक्शन में जाने लगे। ये देखकर एस्ट्रोनॉट्स और ज्यादा घबरा गए, क्योंकि अगर ये दोनों मॉड्यूल एक दूसरे से ज्यादा पास आ जाते हैं तो भी एक बहुत तेज धमाका होता। लेकिन इस जगह भी उनकी किस्मत काम आई। ये दोनों मॉड्यूल इतनी तेज रफ्तार से पृथ्वी की तरफ आ रहे थे, लेकिन उसके बावजूद भी ये एक दूसरे से नहीं टकराए और दोनों ही मॉड्यूल ने प्रशांत महासागर के अंदर अपनी सफलतापूर्वक लैंडिंग करी। यह लैंडिंग 24 जुलाई 1969 को हुई और इस तरह से अपोलो 11 मिशन सक्सेसफुल हुआ। दोस्तों, जब भी हम इस मिशन के बारे में सोचते हैं तो सबसे पहले हमारे दिमाग में नील आर्मस्ट्रांग का नाम आता है और फिर उन 2 एस्ट्रोनॉट्स का जो नील आर्मस्ट्रांग के साथ गए हुए थे। लेकिन देखा जाए तो वो सभी लोग जो नासा में काम कर रहे थे, उन्होंने भी इस मिशन के लिए बहुत ही मुख्य भूमिकाएं निभाई थी और साथ ही वो साइंटिस्ट भी इस उपलब्धि के लिए बधाई के पात्र थे, जिन्होंने लगातार कई वर्षों की मेहनत और रिसर्च से इस सफर की नींव रखी और इस सफर को आसान बनाने के लिए मेहनत करी। दोस्तों, उम्मीद करते हैं ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। धन्यवाद।